अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है सैम्पल पेंडुलम। चैप्टर नंबर 7 का टॉपिक है सैम्पल पेंडुलम। कि इस चैप्टर में इस टॉपिक में हम ये प्रूव करेंगे कि जो हमारे पास मोशन ऑफ द सैम्पल पेंडुलम है, क्या ये हमारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन है या नहीं। हम इस चीज़ को प्रूव करेंगे कि सिंपल हार्मोनिक मोशन की जो कंडीशन है वो सिंपल पेंडुलम एग्जीक्यूट करता है या नहीं। अगर एग्जीक्यूट करता है तो फिर हम जाएंगे और इसके टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, रिलेशन भी डिराइव करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम सिंपल पेंडुलम डिस्कस करते हैं कि सिंपल पेंडुलम क्या चीज़ है। डियर स्टूडेंट्स, सिंपल पेंडुलम एक ऐसा सिस्टम है, एक ऐसा सेटअप है जिस सेटअप के अंदर हमारे पास एक मेटालिक बॉब एक इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग के साथ अटैच होता है। इनएक्सटेंसिबल का मतलब होता है गैर लचकदार। एक ऐसी स्ट्रिंग जिसके अंदर वेरिएशन ना हो, जिसके लेंथ हमारे पास कांस्टेंट हो, जिसमें कोई इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग अकर ना हो, इस किस्म के स्ट्रिंग को इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग कहा जाता है। और वही इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग जो है उसका वन साइड अटैच होता है मेटालिक बॉब के साथ और उसका दूसरा एंड रिजिड सपोर्ट के साथ, एक ऐसा सपोर्ट जो फ्रैक्शनलेस हो, जो फ्रैक्शन प्रोवाइड ना करता हो, जहाँ पर ये ऑब्जेक्ट फ्रीली टू एंड फ्रो मोशन करे ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर। तो इस सेटअप को, इस सिस्टम को कहते हैं सिंपल पेंडुलम, जिसमें अगर हम इस पे फोर्स अप्लाई करते हैं, इस पोजीशन पर लेकर आते हैं और यहाँ हम अपना फोर्स रिलीज़ कर देते हैं, इस ऑब्जेक्ट को रिलीज़ कर देते हैं, तो ये ऑब्जेक्ट ऑसिलेशन स्टार्ट करेगी, टू एंड फ्रो मोशन स्टार्ट करेगी। आपने स्टूडेंट्स देखा होगा, पेंडुलम क्लॉक देखा होगा, जिसमें एक पेंडुलम जो है वो टू एंड फ्रो मोशन जो है वो कंटिन्यू करती रहती है टाइमिंग के साथ साथ। तो ये हमारे पास वही उसी पेंडुलम की बात चल रही है। अब यहाँ पर जब ये टू एंड फ्रो मोशन करती है, ऑसिलेशन स्टार्ट कर देती है, तो ये जो इसकी मोशन है, हम इसी मोशन को डिस्कस करेंगे कि क्या ये सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट करता है या नहीं। सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए हमारे पास ये कंडीशन था, इससे पहले टॉपिक में भी हमने डिस्कस किया था। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई करता है जिसमें एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो डिस्प्लेसमेंट के साथ और ये दोनों अपोजिट हो ईच अदर के, यानी डायरेक्शन नेगेटिव का मतलब है कि डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन अपोजिट है। एक्सेलरेशन की डायरेक्शन टुवर्ड्स द मेन पोजीशन है और जो डिस्प्लेसमेंट है इसकी डायरेक्शन आउटवर्ड फ्रॉम द मेन पोजीशन है। जब ये कंडीशन सेटिस्फाई करे तो हम कहते हैं कि ये जो मोशन है ये सिंपल हार्मोनिक मोशन है या ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई करती है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये तो हुआ हमारे पास सैम्पल पेंडुलम। सैम्पल पेंडुलम के अलावा इसका एक और भी टाइप है जिसको हम कहते हैं सेकंड पेंडुलम। डियर स्टूडेंट्स, थोड़ा सा मैं इसके हवाले से आपको बता दूं कि सेकंड पेंडुलम क्या चीज़ है। सेकंड पेंडुलम इज़ द टाइप ऑफ द पेंडुलम फॉर विच टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम इज़ 2 सेकेंड। एक ऐसी पेंडुलम जिसका टाइम पीरियड हमारे पास 2 सेकेंड रहे। इसका मतलब ये है एक ऐसी पेंडुलम जो वो इस ए पॉइंट से स्टार्ट ले ले और वो यहाँ पर इस पॉइंट पर आ जाए और यहाँ से वापसी पर वो एक वाइब्रेशन जब 2 सेकेंड में कंप्लीट करे, डेट इज कॉल्ड सेकंड पेंडुलम। जिसका टाइम पीरियड फिक्स हो हमारे पास 2 सेकेंड, डेट इज कॉल्ड सेकंड पेंडुलम। या फिर उसके फ्रिक्वेंसी हमारे पास 1/2 हर्ट्स मीन्स, जिसको हम लिख सकते हैं 0.5 हर्ट्स। तो अगर उसकी फ्रिक्वेंसी ये हो तो उसको भी सेकंड पेंडुलम कहा जाता है। कभी कभार पेपर में आ जाता है कि कैलकुलेट द फ्रिक्वेंसी ऑफ सेकंड पेंडुलम। तो इसका मतलब जब सेकंड पेंडुलम का लफ्ज़ आया तो इसका मतलब हुआ कि इसका टाइम पीरियड हमारे पास जो है वो ऑलरेडी 2 सेकेंड है। डियर स्टूडेंट्स, ये तो था पेंडुलम के हवाले से। अब हम चलते हैं, यहाँ पर मैंने लिखा भी है कि पेंडुलम जो है
ये कौन कौन सी चीज़ों पे मुश्तमिल होता है। हमारे पास मास होता है, यहाँ पर मैंने आपको बताया है कि ये मेरे पास मेटालिक बॉब है जिसकी मेरे पास मास है, इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग है और फ्रैक्शनलेस सपोर्ट है। जो हमारा मेन टॉपिक है वो मेन टॉपिक हमारा ये है कि मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम एंड एसएचएम। इट मीन्स कि इज द मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम इज सिंपल हार्मोनिक मोशन और नॉट। ये हम प्रूव करने जा रहे हैं। सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स, ये मेरे पास जब इस ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है और ये रेस्ट पोजीशन में है, तो जिस पोजीशन में ये ऑब्जेक्ट है डेट इज कॉल्ड मीन पोजीशन। ये मेरे पास इस ऑब्जेक्ट का मीन पोजीशन है। जब इस ऑब्जेक्ट अब यहाँ पर इस ऑब्जेक्ट के ऊपर दो फोर्सेस एक्टिंग कर रही है। द वन इज द टेंशन which is exerted by the string over the object in the upward direction। यहाँ एक फोर्स है टेंशन ड्यू टू दिस रिजिड सपोर्ट, और दूसरा हमारे पास है वेट। जो वेट हमारे पास है ड्यू टू ग्रेविटी, वो वेट मेरे पास बराबर होता है mg। मेन पोजीशन पे देयर आर टू फोर्सेस एक्टिंग ऑन दिस ऑब्जेक्ट। डियर स्टूडेंट्स, जब हम इस पे फोर्स अप्लाई करते हैं, इस ऑब्जेक्ट को यहाँ से डिस्प्लेस करके इस पॉइंट पर लेकर आते हैं पॉइंट ए पर, तो हमारा अप्लाइड फोर्स इस ऑब्जेक्ट के अंदर स्टोर हो चुका है इन द फॉर्म ऑफ इलास्टिक रिस्टोरिंग फोर्स। और जैसे ही इस पॉइंट पे हम इस ऑब्जेक्ट को छोड़ देते हैं, एक्सटर्नल फोर्स रिमूव कर देते हैं, तो ये जो ऑब्जेक्ट है ये दोबारा मेन पोजीशन की तरफ ऑसिलेशन स्टार्ट कर देती है। और यहाँ पर ड्यू टू इनर्शिया ये ऑब्जेक्ट यहाँ रुकती नहीं है, बल्कि ये हमारे पास यहाँ एक और पॉइंट है जिसको हम पॉइंट बी कहते हैं, उस पॉइंट बी पर आ जाते हैं और इसी तरह ये मेन पोजीशन के इर्द गिर्द टू एंड फ्रो ऑसिलेशन या टू एंड फ्रो मोशन जो है वो स्टार्ट कर देती है। डियर स्टूडेंट्स, अब यहाँ जो हमारे पास रिस्टोरिंग फोर्स इस ऑब्जेक्ट के अंदर स्टोर हो चुकी है, तो ये वही फोर्स है जिससे ये ऑसिलेशन प्रोड्यूस होती हैं। अब इसी रिस्टोरिंग फोर्स को हमने डिस्कस करना है और हमने ये प्रूव करना है कि ये जो मोशन है हमारे पास, ये सिंपल हार्मोनिक मोशन की कंडीशन को एग्जीक्यूट करता है, जिसके लिए हमारे पास कंडीशन है एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स, विच इज द कंडीशन फॉर द सिंपल हार्मोनिक मोशन या एसएचएम। डियर स्टूडेंट्स, जब ऑब्जेक्ट हम पॉइंट ए पर लेकर आते हैं, तो यहाँ पर एक तो इस ऑब्जेक्ट के ऊपर हमारे पास फोर्स है टेंशन टी, जो ये इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग इस ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्सर्ट कर रही है। दूसरा, इस पॉइंट पे एक और फोर्स है जो कि हमारे पास है वेट ड्यू टू ग्रेविटी, और ये बराबर है mg के। वेट का फॉर्मूला है W इज इक्वल टू mg। डियर स्टूडेंट्स, इस पॉइंट ए पे ये जो हमारे पास वेट है, इसको हम रिजॉल्व कर देते हैं इसके कंपोनेंट्स के अंदर। क्यों रिजॉल्व करते हैं? इसलिए रिजॉल्व करते हैं कि अगर आप देखेंगे, ये जो हमारे पास सिंपल पेंडुलम है, इसका मोशन ना तो अपवर्ड यानी टेंशन की डायरेक्शन में है, और ना इस मेटालिक बॉब की मोशन जो है ये टुवर्ड्स द वेट है। ना वेट की डायरेक्शन में है और ना ये हमारे पास इस टेंशन की डायरेक्शन में है। तो फिर ये जो हमारे पास इलास्टिक रिस्टोरिंग फोर्स इसके अंदर स्टोर हुआ है, जिसकी वजह से ये मोशन है, इसके लिए ये मोशन किस फॉर्म के अंदर स्टोर है और किस तरीके से हम इसको इवॉल्वेट करेंगे, इसके लिए हम क्या करते हैं, ये जो वेट है इसको मैं इसके कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करता हूँ। कंपोनेंट्स का मतलब है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। आपने चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा है रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स के अंदर कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एंड वर्टिकल कंपोनेंट, और मैंने उसमें आपको बताया भी था कि अगर हमारे पास कोई फोर्स है, मिसाल के तौर पर ये मेरे पास एक रिजल्टेंट फोर्स है और इसको मैं रिजॉल्व करता हूँ कंपोनेंट्स के अंदर, तो एक कंपोनेंट्स हमारे पास ये है और एक कंपोनेंट हमारे पास ये है। जो थीटा के साथ है
तो वो फोर्स हमारे पास होता है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और जो थीटा के सामने है बिल्कुल इन फ्रंट ऑफ दिस एंगल, तो वो हमारे पास होता है वर्टिकल कंपोनेंट। तो इसी तरह डियर स्टूडेंट्स, मेरे पास इस वक्त रिजल्टेंट फोर्स ये है वेट। इस वेट को मैं इसके कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करना चाहता हूँ। तो सबसे पहले ये जो मेरे पास आया है ये डियर स्टूडेंट्स, तो अगर आप देखेंगे तो ये जो फोर्स है यहाँ पर, ये यहाँ पर इसके साथ थीटा एंगल बना रही है। जब इसने थीटा बना दिया तो इसका मतलब हुआ कि ये जो मेरे पास कंपोनेंट है डेट इज हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट Wx, और ये मेरे पास बराबर है यहाँ पर mg cos थीटा। और इसी तरह ये जो मेरे पास है ये, तो यहाँ पर ये दूसरा कंपोनेंट है मेरे पास। एक तो कंपोनेंट मेरे पास ये हुआ, एक कंपोनेंट मेरे पास ये है। ये जो कंपोनेंट है ये मेरे पास है WY। अब अगर आप देखेंगे तो इस एंगल के सामने है ये, इस थीटा के सामने है, लिहाजा ये जो मेरे पास है ये है mg sin थीटा। वेट W को रिजॉल्व किया in its components. The one is the horizontal component and the other one is the vertical component. Horizontal component वो जो एंगल बनाए, जो थीटा बनाए with the resultant force, और इस थीटा के सामने जो हमारे पास साइड है that is the vertical component या perpendicular, जो कि यहाँ पर WY mg sin थीटा के बराबर है और horizontal component mg cos थीटा के बराबर है। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ देखिए ये जो मेरे पास टेंशन है, ये जो एग्जर्ट कर रहा है इन द अपवर्ड डायरेक्शन टेंशन फोर्स, तो ये बैलेंस कर रहा है इस वक्त, इज बैलेंस्ड बाय द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट mg cos थीटा। ये फोर्स जो इन द अपवर्ड डायरेक्शन है ये कैंसिल हो रहा है इस हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स पे। यहाँ पर देखिए टेंशन is equal to horizontal component of the weight which is mg cos theta, यानी इसका मतलब है कि these two forces are equal in magnitude। ये एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास ये ऑब्जेक्ट न नीचे की तरफ आ रही है और ना ये मेटालिक बाब अपवर्ड डायरेक्शन में जा रही है। अब यहाँ देखें हमारा जो इलास्टिक रिस्टोरिंग फोर्स है, वो इलास्टिक रिस्टोरिंग फोर्स जो यहाँ पर स्टोर हो चुकी है, तो वो अगर आप देखेंगे ये ऑब्जेक्ट हमारे पास दोबारा इसी डायरेक्शन में मोशन कर रही है इन्हें टुवर्ड्स द मेन पोजीशन। और अगर आप यहाँ देखेंगे तो ये जो हमारे पास वर्टिकल कंपोनेंट है इसकी भी डायरेक्शन हमारे पास ये है। इट मीन्स कि हमारा अप्लाइड फोर्स जो यहाँ स्टोर हो चुका है, तो जिसकी वजह से ये ऑब्जेक्ट की जो मोशन है वो टुवर्ड्स द मेन पोजीशन है, और ये हमारे पास वर्टिकल कंपोनेंट जो है इसकी भी डायरेक्शन टुवर्ड्स द मेन पोजीशन है। तो इट मीन्स कि ये जो रिस्टोरिंग फोर्स है ये हमारे पास बराबर है WY मीन्स वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द वेट। यहाँ मैंने नेगेटिव साइन लगाया है। इट मीन्स कि जो रिस्टोरिंग फोर्स है उसकी डायरेक्शन अवे फ्रॉम द मेन पोजीशन है, और जो हमारे पास ये कंपोनेंट है इसकी डायरेक्शन जो है डेट इज टुवर्ड्स द मेन पोजीशन, ये मेन पोजीशन की तरफ आ रही है। इस वजह से ये नेगेटिव साइन शो कर रहा है। एंड डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं ये लिखूं एफ रिस्टोरिंग इज इक्वल टू माइनस दैट इज द वर्टिकल कंपोनेंट विच इज इक्वल टू mg साइन थीटा, इसको मैंने इक्वेशन ए का नाम दिया। ये वर्टिकल कंपोनेंट है mg साइन थीटा, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट था mg cos थीटा। mg इज द फार्मूला ऑफ द वेट फ्रॉम न्यूटन सेकंड लॉ। we know that F is equal to ma
न्यूटन सेकंड लॉ में हम पढ़ कर आ रहे हैं। तो एफ रिस्टोरिंग ये तो एक फोर्स है यहाँ पर, और ये बाय न्यूटन सेकंड लॉ दिस एफ इज इक्वल टू एम ए। इक्वेशन ए में पुट करें, पुट इन इक्वेशन ए में जो हम पुट कर देते हैं तो मेरे पास रिलेशन बन गया एम ए इज इक्वल टू माइनस एम जी साइन थीटा। एम के साथ कैंसिल हुआ, ए इज इक्वल टू माइनस जी साइन थीटा। इसको इक्वेशन बी का नाम दिया। डियर स्टूडेंट्स, साइन थीटा हम पढ़कर आ रहे हैं परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। अब स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पर ये जो मेरे पास थीटा है, तो अगर आप यहाँ देखेंगे तो ये मेरे पास एक ट्रायंगल बन गया है, राइट एंगल ट्रायंगल। ये मेरे पास हाइपोटेन्यूज है, ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग मेरे पास L है, और जो मेरे पास परपेंडिकुलर है वो डिस्प्लेसमेंट है फ्रॉम द मीन पोजीशन। तो यहाँ परपेंडिकुलर x है और जो मेरे पास हाइपोटेन्यूज है वो L है। तो मैं लिख सकता हूँ कि परपेंडिकुलर यानी x डिवाइडेड बाई L हाइपोटेन्यूज। जब ये इक्वेशन ए में हम पुट कर देते हैं, इसी इक्वेशन बी के अंदर पुट कर देते हैं, ए इज इक्वल टू माइनस जी और यहां पुट करें x डिवाइड बाई L। डियर स्टूडेंट्स, तो ये बन गया रिलेशन a इज इक्वल टू माइनस जी बाई एल एंड टू एक्स। हम यू भी लिख सकते हैं इसी इक्वेशन को। यहाँ एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है डियर स्टूडेंट्स, ये जो मेरे पास g है डेट इज ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, ग्रेविटी, जिसकी वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, कांस्टेंट वैल्यू है फॉर ऑल द ऑब्जेक्ट्स इन द ग्रेविटेशनल फील्ड। और ये जो लेंथ है, तो लेंथ ऑफ द सिंपल पेंडुलम ये भी फिक्स है, ये भी कांस्टेंट है, इसके अंदर भी कोई वेरिएशन नहीं है, कोई चेंजेस नहीं है, क्योंकि इसके लिए हमने जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया है वो लिखा है एन एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग। एन एक्सटेंसिबल का मतलब ये है कि जिसके अंदर कोई लचक ना हो, जिसके अंदर कोई इलास्टिसिटी ना हो, जिसके अंदर कोई इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ना हो, जिसके अंदर कोई वेरिएशन ना हो, तो इस किस्म के स्ट्रिंग को इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग कहा जाता है। तो याद रखें कि ये भी कांस्टेंट है और ये भी कांस्टेंट है, एंड कांस्टेंट डिवाइड बाय कांस्टेंट इज इक्वल टू कांस्टेंट। मिसाल के तौर पर मेरे पास एक कांस्टेंट 4 है, एक कांस्टेंट 2 है। कांस्टेंट डिवाइड बाय कांस्टेंट इज ऑलरेडी कांस्टेंट, 2 इज आल्सो कांस्टेंट। तो इस दोनों की जगह पर अगर मैं लिखूं यहाँ पर कि a इज इक्वल टू माइनस कांस्टेंट और यहाँ डिस्प्लेसमेंट x, इसको रीअरेंज करें, a इज इक्वल टू कांस्टेंट और माइनस x। इक्वलिटी एंड कांस्टेंट को हम रिप्लेस कर सकते हैं बाय दिस सिंबल प्रोपोर्शनलिटी माइनस x। दोबारा आप इस प्रोपोर्शनलिटी को रिप्लेस करें तो आप इक्वलिटी जब लगाएंगे तो आप कांस्टेंट लगाएंगे। तो यहाँ आप देखिए डियर स्टूडेंट्स, दिस इज प्रूव दैट एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ डिस्प्लेसमेंट, इट मीन्स कि द मोशन ऑफ द सिंपल पेंडुलम
एग्जीक्यूट्स सिंपल हार्मोनिक मोशन। ये एग्जीक्यूट करता है सिंपल हार्मोनिक मोशन, इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। सो द मोशन ऑफ द सिंपल पेंडुलम अबाउट इट्स मेन पोजीशन एग्जीक्यूट्स सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो ये था सिंपल पेंडुलम का मोशन। डियर स्टूडेंट्स, जब ये हमने प्रूव किया कि सिंपल पेंडुलम एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन, तो इसके बाद हम रिलेशन डिराइव करने जा रहे हैं फॉर द फ्रीक्वेंसी, फॉर द एंगुलर फ्रीक्वेंसी एंड फॉर द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। तो सबसे पहले मैंने लिखा है रिलेशन फॉर एंगुलर फ्रीक्वेंसी, जिसको हम ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी, क्योंकि ये जो सिंपल पेंडुलम की मोशन है, दिस इज़ द पार्ट ऑफ द सर्कुलर मोशन। अगर ये हम कंटिन्यू करें तो ये इसी तरह सर्कुलर मोशन होगी। तो यहाँ पर एंगुलर वेलोसिटी होगी, और एंगुलर वेलोसिटी जब नंबर ऑफ रोटेशंस होगी, नंबर ऑफ साइकिल्स होगी, तो ये जो यहाँ पर फ्रिक्वेंसी है दैट इज कॉल्ड एंगुलर फ्रिक्वेंसी। तो एंगुलर फ्रिक्वेंसी इज आल्सो डिनोटेड बाय ओमेगा, ओमेगा से डिनोट हो रहे हैं। यहाँ पर देखिए बाय कंपेयरिंग द फॉलोइंग रिलेशंस, ए इज इक्वल टू माइनस जी बाई एल एक्स। ये यहाँ पर देखिए डियर स्टूडेंट्स, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस जी डिवाइड बाई एल इनटू एक्स डिस्प्लेसमेंट, ये रिलेशन हमने लिया। और एक रिलेशन हमने लिया एक्सेलरेशन ए इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, जो हमारे पास सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का रिलेशन है। ऑलरेडी हम इसको डिराइव कर चुके हैं, इससे प्रीवियस टॉपिक में भी हमने ये डिराइव किया। ये हम दोनों कंपेयर करते हैं, यहाँ पर भी एक्सेलरेशन इसी के बराबर है, यहाँ पर भी एक्सेलरेशन इसी के बराबर है, लिहाजा हम ये दोनों साइड इक्वल ले लेते हैं। इट मीन्स कि माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू माइनस जी डिवाइड बाई एल इनटू एक्स। अगर आप यहाँ देखेंगे स्टूडेंट्स, तो इसमें ये जो हमारे पास नेगेटिव साइन है, इस नेगेटिव के साथ कैंसिल हुआ, और जो डिस्प्लेसमेंट एक्स है ये इसके साथ कैंसिल हुआ। सो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू जी बाई एल। जी इज द ग्रेविटी एंड एल इज द लेंथ, टेकिंग स्क्वायर रूट, दोनों साइड का स्क्वायर रूट लिया ओमेगा स्क्वायर, और यहाँ पर भी जी बाई एल स्क्वायर रूट, ये इसके साथ कैंसिल हुआ। एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ द सिंपल पेंडुलम इज जी डिवाइड बाई एल। ये हमारे पास रिलेशन है फॉर द एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ सिंपल पेंडुलम। नाउ रिलेशन फॉर टाइम पीरियड। डियर स्टूडेंट्स, टाइम पीरियड के लिए हम रिलेशन ड्राइव करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम पढ़कर आ रहे हैं कि टाइम पीरियड क्या है। बेसिकली द टाइम रिक्वायर्ड फॉर वन कंप्लीट वाइब्रेशन, फॉर वन कंप्लीट साइकिल, फॉर वन कंप्लीट वेव इज नोन एज टाइम पीरियड। ऑब्जेक्ट ने इस पॉइंट से स्टार्ट लिया, रिलीज कर दिया हमने, और ये पॉइंट बी पर आता है, पॉइंट बी के बाद कम बैक टूवर्ड्स द पॉइंट ए, तो डेट इज कॉल्ड वन वाइब्रेशन। और इस वन वाइब्रेशन के लिए जितना टाइम रिक्वायर्ड होता है डेट इज कॉल्ड टाइम पीरियड। सो बाय रिलेशन ऑफ टाइम पीरियड इन सर्कुलर मोशन, हमने लिखा था कि t इज इक्वल टू 2 पाई डिवाइड बाई ओमेगा। ये हमने पिछले टॉपिक में डिस्कस किया था सर्कुलर मोशन के अंदर, और ये मैंने आपको प्रूव करके भी दिया था कि टाइम पीरियड किस तरह 2 पाई डिवाइड बाई ओमेगा के बराबर है। इसी इक्वेशन में, इसको मैंने इक्वेशन 1 का नाम दिया, और इसी इक्वेशन 1 में पुट करें, ओमेगा इज इक्वल टू ये वैल्यू जी
डिवाइड बाई एल। ये पुट करें इन इक्वेशन 1। इसी इक्वेशन 1 में ओमेगा की जगह पर ये वैल्यू पुट करें तो इक्वेशन 1 बिकम्स 2 पाई, और यहाँ पर ओमेगा की जगह पर जी बाई एल। इसको हम यूं भी लिख सकते हैं, टाइम पीरियड इज इक्वल टू टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई। इसको अगर हम ऊपर लेकर आते हैं तो ये हमारे पास होगा एल बाई जी। ये रिलेशन है हमारे पास फॉर द टाइम पीरियड। रिलेशन फॉर फ्रिक्वेंसी, एक तो एंगुलर फ्रिक्वेंसी की बात की, रिलेशन फॉर फ्रिक्वेंसी एफ, इसके लिए रिलेशन चाहिए। क्या होगा? वी नो डेट द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड इज नोन एज फ्रिक्वेंसी। द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड इज नोन एज फ्रिक्वेंसी। इसी में ये वैल्यू पुट करें सो इट बिकम्स 1 डिवाइड बाई 2 पाई एन टू एल बाई जी। ये रिलेशन है, तो इसको हम दिस इज द रिलेशन फॉर द फ्रिक्वेंसी। आप इसको यूँ भी लिख सकते हैं 1 डिवाइड बाई 2 पाई एन टू, ऊपर लेकर आए जी डिवाइड बाई एल। आप इसको यूँ भी लिख सकते हैं दिस इज द रिलेशन फॉर द टाइम पीरियड एंड रिलेशन फॉर द फ्रिक्वेंसी। स्टूडेंट्स, यहाँ एक चीज़ आपको कंक्लूड करके बता दूँ कि अगर आप टाइम पीरियड रिलेशन देखें और अगर आप फ्रिक्वेंसी रिलेशन देखें तो इन दोनों में आपको ऑब्जेक्ट की जो मास है एम, मेटालिक बॉब की जो मास है वो आपको नज़र नहीं आएगी। इसका मतलब ये है डियर स्टूडेंट्स कि टाइम पीरियड ऑफ द सैंपल पेंडुलम एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ द सैंपल पेंडुलम does not depends upon on the mass of the object. It depends upon on the length of the string and it depends upon on the gravity. ग्रेविटी के ऊपर डिपेंड करता है और ये लेंथ के ऊपर डिपेंड करता है। डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे। अस्सलाम।